अब है क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिए हैं 5.1 के। अब क्वेश्चन नंबर 31 है। इससे पहले हमें एक डेफिनेशन करनी पड़ेगी जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी। मैंने यही सोचा था कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसी टाइम उस डेफिनेशन को बताऊंगा। तो डेफिनेशन है इफ एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस जी इज कंटिन्यूअस, मतलब एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, जी इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूअस। मतलब ऑफ का मतलब होता है कंपोजिट फंक्शन। तो यह आपने शायद पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में फंक्शंस वाले, फंक्शनल रिलेशन वाले चैप्टर में कि एफ ऑफ जी कैसे निकालते हैं, जी ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा मैं भी यहाँ पर बता दूंगा। अब लेट जी ऑफ एक्स शो दैट, क्वेश्चन है शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कि ये हमारी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सॉल्यूशन है लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, कॉस एक्स को हमने जी ऑफ एक्स ले लिया और एच ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर ले लिया कंपोजिट फंक्शन बनाने के लिए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी, इस ऑफ ओ को हटाने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो जी ऑफ एक्स, अब एच ऑफ एक्स किसके बराबर है, एच ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर के बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो अब जी की डेफिनेशन के ऊपर जाना है। जी ऑफ एक्स हमारा कॉस ऑफ एक्स के बराबर है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। जी ऑफ टी निकालना है तो जी ऑफ, यहाँ जी ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी आ जाएगा। मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो वो शायद हाँ यहाँ लिखा मैंने जी ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एच ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है और जी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पुट हुआ ये। तो ये हमारे पास कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन बन गई। सिंस कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बिकॉज कोसाइन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये कोसाइन फंक्शन। देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इसलिए हमारा जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन बना हमारा। आल्सो एच एक्स बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन, तो एच ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, ये पोलिनोमियल फंक्शन बनती है। एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन हमने पहले पढ़ा हुआ कि पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयरफॉर पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन ये ऊपर मैंने आपको बताया, कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ as composite function of two continuous function is continuous, so f of x is continuous function, क्योंकि f of x दो functions का composite function बना है g और h का। तो g of h of x that is equal to cos of x square and so it is a continuous function। अब क्वेश्चन नंबर 32 है show that f of x to cos of x modulus इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मॉडुलस वाले क्वेश्चन बहुत बड़ी बार आते हैं या ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, क्योंकि ये थोड़े टिपिकल होते हैं। जिन बच्चों को इनकी डेफिनेशन का पता नहीं है वो इसको नहीं कर पाते हैं। तो ये है एक कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स भी है और इसका मॉडुलस भी है। तो ये दो फंक्शंस का एक कंपोजिट किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। तो जी ऑफ लेट अस सपोज दैट जी ऑफ एक्स एज मॉडुलस, इस पूरे को हमने x मॉडुलस जो जी एफ एक्स को x मॉडुलस मान लिया और h ऑफ x को cos ऑफ x मान लिया। ऐसे सपोज करना है जैसे जो ऑफ करके है उसको हमने h ऑफ x मानना है और जो पूरी फंक्शन है उसको हमने x मॉडुलस करके मानना है। तो f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ h ऑफ x, x इज इक्वल जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इस ऑफ को ओ को हटाने के लिए ब्रैकेट लगा करके हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू जी ऑफ कॉस ऑफ एक्स, क्योंकि एच ऑफ एक्स जो कॉस ऑफ एक्स के बराबर है। अब हमने कहाँ जाना है, डेफिनेशन की तरफ जाना है, जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन की तरफ। तो यहाँ जी ऑफ एक्स है तो हमारे पास एक्स मॉडुलस आ रहा है यहाँ पर, जो जी के साथ में ब्रैकेट में है उसको हम मॉडुलस लगा रहे हैं। तो यहाँ g के ब्रैकेट के बीच में है cos ऑफ x, तो cos ऑफ x को मॉडुलस का निशान लगा रहे हैं। तो
तो ये इसी डेफिनेशन के साथ यहाँ पर cos ऑफ x मॉडुलस आ रहा है। सिंस मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, ऐसे ऐसे मैंने डेफिनेशन आपको पहले रूल जो है वो बताए हैं। तो वहीं से है मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस है और कोसाइन फंक्शन, कोसाइन मींस कॉस, कोसाइन फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, continuous everywhere. Function g of x and h of x are continuous. तो मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो मॉडुलस था g of x और cos था h of x, तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। Therefore their composition f of g या g of f is also अब कंटिन्यूअस है, g of h is also कंटिन्यूअस। वो मैंने आपको 31st क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी, वही डेफिनेशन है कि कंपोजिट फंक्शन f and g आर कंटिन्यूअस, देन देयर कंपोजिशन इज आल्सो कंटिन्यूअस, या कंपोजिट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। एज कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस, क्योंकि दो कंपोजिट फंक्शन जो कंटिन्यूअस है उनका कंपोजिशन भी कंपोजिट दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एच ऑफ एक्स करके है, तो ये कंपोजिशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एच ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस। अब है क्वेश्चन नंबर 33, एग्जामिन दैट साइन ऑफ एक्स मॉडुलस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसके बारे में हमें बताना है कि क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, एग्जामिन करना है। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन ऑफ एक्स मॉडुलस, इसको एफ ऑफ एक्स सपोज कर लिया, जी ऑफ एक्स इक्वल साइन ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स जो हमने साइन ऑफ एक्स ले लिया, एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स मॉडुलस ले लिया। एफ ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एच ऑफ एक्स करके बनता है, ये देख लीजिए, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इस ऑफ को हटाना है तो यहां पर ब्रैकेट लग जाएगी एच ऑफ एक्स। अब एच ऑफ एक्स किसके बराबर है, एच ऑफ एक्स है हमारा एक्स मॉडुलस के बराबर, तो एच ऑफ एक्स की जगह पर एक्स मॉडुलस आ जाएगा। अब हमने जी की डेफिनेशन के ऊपर जाना है, जी वाली फंक्शन जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, जी ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां वहां ये हमारा एक्स मॉडुलस लग जाएगा। यहाँ एक्स है तो यहाँ साइन के साथ एक्स लगा हुआ है, यहाँ एक्स मॉडुलस है तो यहाँ साइन के साथ एक्स मॉडुलस लग जाएगा, ठीक है। सिंस साइन एंड मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस, साइन और मॉडुलस फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, जी एंड एच आर कंटिन्यूअस, तो जी और एच जो है वो कंटिन्यूअस बने, क्योंकि जो जी है वो साइन फंक्शन है और जो एच है वो एक्स मॉडुलस फंक्शन है, ये दोनों ही कंटिन्यूअस हैं, ये पहले बता चुका हूं मैं। एज कंपोजिट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंपोजिट फंक्शन मतलब जो 31st क्वेश्चन से पहले मैंने आपको बताया था कि f एंड g आर कंटिन्यूअस, देन f ऑफ g इज आल्सो कंटिन्यूअस, तो वही है एज कंपोजिट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर या सो f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x मॉडुलस इज कंटिन्यूअस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x मॉडुलस माइनस x माइनस 1 मॉडुलस। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये भी मॉडुलस फंक्शन है, दोनों की सब्ट्रैक्शन है। मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो इट इज आल्सो कंटिन्यूअस, इट इज आल्सो कंटिन्यूअस, देन देयर डिफरेंस इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो g ऑफ x को हमने ये मान लिया और h ऑफ x को ये मान लिया, तो ये बन गया f ऑफ x जो है वो g ऑफ x माइनस h ऑफ x, दो फंक्शन की सब्ट्रैक्शन होगी। सिंस मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये मैंने आपको पहले बता दिया, देयरफॉर g ऑफ x एंड h ऑफ x आर कंटिन्यूअस बिकॉज बोथ आर g ऑफ x एंड h ऑफ x बोथ आर मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस का निशान, ये जो निशान लगा होता है ये मॉडुलस का होता है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। जैसे ऐसे x करके आ गया तो इसको मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे, तो कंटिन्यूअस हो गया। बीइंग डिफरेंस ऑफ टू मॉडुलस फंक्शंस, अब ये टू मॉडुलस नहीं, टू कंटिन्यूअस फंक्शंस।
बीइंग डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका दोनों का सब्ट्रैक्शन है, दोनों को घटाया है। फंक्शंस hence f(x) is continuous function, therefore f(x) is also continuous function। अब हमने 5.1 एक्सरसाइज पढ़ ली है, अब है 5.2 की तरफ हम जाने जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं और वो है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के कुछ फार्मूले हैं और डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है शॉर्टकट में बता रहा हूँ। बुक में तो कुछ भी और लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, मतलब एक चीज में चेंज आने पर दूसरी चीज में चेंज कितनी आती है। जैसे हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, जैसे जैसे किसी चीज का रेट बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड में कमी आ जाती है। तो रेट बढ़ने पर कमी आ गई, उसमें चेंज आ गई, कमी आ गई, तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। और इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x with respect to x is written as to x is written as, मतलब यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है x, डिपेंडेंट है y, मतलब y की वैल्यू जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y के ऊपर चेंज x के कारण, x में जो चेंज आ रही है उसके कारण y में कितनी चेंज आ रही है, दैट इज द डेरिवेटिव। द रेट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज रिटन एज, लिखते कैसे हम इसको नोटेशन में, dy ओवर dx या फिर y डैश या फिर y1 y के फॉर्म में 1 या फिर f डैश x, ऐसे करके हम इसको लिखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं। एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद दूसरी बार अगर डेरिवेटिव लिया जाता है तो उसको हम सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। एंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय d2y ओवर dx स्क्वायर। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे होल स्क्वायर ना कर देना कहीं, या dy स्क्वायर ना कर देना, इसमें नोटेशन आता है d2y ओवर dx स्क्वायर, या फिर y डबल डैश, या फिर y1 की जगह y2, या फिर f डैश की जगह f डबल डैश। ये नोटेशन है सेकंड डेरिवेटिव के लिए। और अगर थर्ड डेरिवेटिव लेना है, तीसरी बार उसी चीज का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो d3y ओवर dx स्क्वायर, y ट्रिपल डैश, यहाँ एक डैश और आ जाएगा, y3 आ जाएगा और f की ट्रिपल डैश x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है तो d4y ओवर dx स्क्वायर, y की पावर में 3 डैश आएंगे, 4 डैश आएंगे, y की 4 आ जाएगा, y के पावर में 4 आ जाएगा, और f की पावर डैश में f के पावर में 4 डैश आ जाएंगे और x आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ फार्मूले हैं जो हमने +1 में भी पढ़े हैं, उनको मैं थोड़ा लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये फार्मूले अगर आप याद करेंगे, ये याद होने चाहिए, तभी अगली एक्सरसाइज या जो भी एक्सरसाइज आगे आ रही हैं तभी हो सकती हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ x बार n, ये अपने +1 में पढ़ा हुआ है, और इसके लिए है फार्मूला n, ये जो पावर है वो यहाँ चली जाती है और x की पावर 1 कम हो जाती है, n-1 हो जाएगा, और ये जो ओरिजिनल पहले वाली पावर है वो यहाँ पर आ जाएगी, इसकी पावर n-1 हो जाएगी। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, अब मैंने बताया कि जो डेरिवेटिव है दैट इज द चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है वो स्थिर है, एक जगह पर स्थिर है, उसमें चेंज नहीं आती है। अगर चेंज नहीं आई है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स, ये भी डेरिवेटिव का निशान है, डी ओवर डी एक्स ऑफ 5 का डेरिवेटिव लेना है तो दैट इज इक्वल टू 0 होगा, उसमें चेंज नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट जो है दैट इज उसमें चेंज नहीं आती है। इसी तरह से ये भी आपने +1 में पढ़ा हुआ है
कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब फोर्थ फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ टेन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स इक्वल टू सीकेंड एक्स टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंड एक्स इक्वल टू माइनस कॉसिकेंड एक्स कॉट एक्स। ये जो मैंने आपको फार्मूले 7 फार्मूले बताए हैं, इन फार्मूलों को आपने याद कर लेना ढंग से। कल हम अगले वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे। ओके।